हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पर। जैसा कि थंबनेल से आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है आपका श्वसन, इंग्लिश में जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था और इस वाले चैप्टर में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन किस प्रकार से मनुष्य में होता है या फिर पौधों में, श्वसन की आवश्यकता क्यों है, इन सारी बातों को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा और पोषण में हमने यह जाना कि पोषण क्यों होता है, पोषण जीवों के लिए क्यों ज़रूरी है, पोषण किस प्रकार से होता है ना? और पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो बेसिकली हम लोग जो भी भोजन वगैरह करते हैं ना, तो उसका एक ही रीज़न है, ऊर्जा की प्राप्ति। क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए हमारे शरीर में जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका को चाहिए ऊर्जा। यानी कि कोशिका तभी काम करेगा जब उसको ऊर्जा मिलना है और ये ऊर्जा की आपूर्ति आपके पोषण से और साथ ही साथ श्वसन की प्रक्रिया से पूर्ण होती है। तो आज आप समझिएगा किस प्रकार से पोषण और श्वसन दोनों मिल करके ऊर्जा की आपूर्ति हमारे शरीर को, हमारे कोशिकाओं को करती है। केवल पोषण कर लेने से ही ऊर्जा की आपूर्ति हमारे कोशिकाओं को नहीं होगा, श्वसन भी उसके लिए उत्तरदायी है ऊर्जा की प्राप्ति हेतु। तो आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण किए हुए भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और पचे हुए भोजन से किस किस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जिस ऊर्जा को प्राप्त करके हमारा शरीर यानी कि हमारा कोशिका क्या करता है, कार्य करता है। तो एक भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा की जो प्राप्ति है, हमारे कोशिका को, हमारे शरीर को जो ऊर्जा की प्राप्ति होता है, वो हमारे भोज्य पदार्थों के, भोज्य अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। मतलब कि जो भी हम भोज्य पदार्थ, जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद फिर उस भोजन का क्या होता है, पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी पचे हुए भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के बाद ही क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है ना? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है और जिसका उपयोग हमारा कोशिका करता है। अब बात तो आया कि भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं, भोजन का पचना भी होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पोषण में पढ़े। लेकिन ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण कैसे होता है? ये सब चीज़ें आज हम लोग इस श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब एक बात तो हमें समझ में आ ही गया कि अगर हमें ऊर्जा की प्राप्ति, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो केवल भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा। पचे हुए भोजन का जब तक क्या नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑक्सीकरण ही कहीं न कहीं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अभी ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण आपका 2 चरणों में होता है। अब समझिएगा ध्यान से। एक आपका होता है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है, इसको हम लोग अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है कि अवायवीय श्वसन में, यानी कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम लोग अवायवीय, है ना? अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ना? अवायवीय श्वसन में, कौन अवायवीय श्वसन? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो इस अवायवीय श्वसन में क्या होगा, ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, ठीक है? इतना कम मात्रा में निकलता है कि जिससे हमारे कोशिकाओं का ये ऊर्जा इतना पर्याप्त नहीं होता है, इतना कम मात्रा में निकलता है। तो अब बात आता है कि हमारे कोशिकाओं की ऊर्जा का आपूर्ति कहाँ से होता है?
तो एक ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसे? वायवीय श्वसन, ठीक है? इस वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलता है ना? अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं और इसी से हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति होता है। तो आपने देखा कि ऑक्सीकरण ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ऑक्सीकरण 2 चरणों में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग अवायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं या फिर अवायवीय कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा? अवायवीय में यह होता है कि ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होता है ना? तो इतना ऊर्जा की जिससे हमारे कोशिकाओं को इतना हमारे लिए प्राप्त नहीं होता है। तो चूँकि कोशिकाओं को ऊर्जा अधिक चाहिए, तो इसके लिए एक ऑक्सीकरण दूसरा होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे हम लोग वायवीय के नाम से जानते हैं ना? और इस वायवीय में क्या होना है कि ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलता है और यहीं से ऊर्जा का आपूर्ति हमारे शरीर को और हमारे कोशिकाओं को होता है। तो एक अगर हम लोग श्वसन को अगर परिभाषित करने का अपने भाषा में प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है। क्या कह सकते हैं? कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर में कोशिकाओं की आपूर्ति होती है। यानी हमारे शरीर में हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है ना? इस श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन हमारे शरीर में होता है। तो एक आप बेसिकली आप आम भाषा में इसको ऐसे ही भी कह सकते हैं। अब देखिए श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है? तो देखिए जैसे कि पचा हुआ जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में, है ना? एमिनो अम्ल या क्रमिक ऑक्सीकरण विघटन भी आप किसको कह सकते हैं। तो जो आपका पचा हुआ भोजन है वो आपके कोशिका में ग्लूकोज के रूप में मान लीजिए संचित है, ठीक है? पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में कोशिका में संचित है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि जो आपने और हमने जिस भोजन को ग्रहण किया वो भोजन पच करके और ग्लूकोज के रूप में आपके कोशिका में गया और इसी ग्लूकोज पर जब हमारे श्वसन की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है ना? ऑक्सीजन जब इसको मिलता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के बाद इस ग्लूकोज का बंधन जो होता है वह टूटता है। ये एक रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। इसका बंधन टूटता है और टूटने के पश्चात यह क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। हालाँकि यहाँ पे आपका 3 चीज़ों का निर्माण होता है। आपका एक होता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना? 6H2 आपका जल का निर्माण होता है और ऊर्जा, ये 3 चीज़ें का निर्माण होती है। कब? जब ग्लूकोज पर ऑक्सीजन कार्य करता है तब। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जल और ऊर्जा। तो चूँकि जब श्वसन की क्रिया में हम नाकों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो क्या होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, है ना? हमारे जो रक्त होते हैं उस रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी मैं बताता हूँ। उस रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जा सकता है। केवल ऑक्सीजन का नहीं बल्कि आपको इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ये वाहक होता है। ये क्या करता है कि जब हम साँस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये हमारे हृदय के माध्यम से क्या होता है ब्लड में जाता है और ब्लड में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी हीमोग्लोबिन पर सवार होकर के क्या होता है ऑक्सीजन पहुँचता है हमारे कोशिकाओं तक और वहाँ पहुँचने के बाद ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। जल जो हमारे शरीर में रुक जाता है या फिर अन्य अ, प्रक्रियाओं द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है पसीना वगैरह के माध्यम से। ऊर्जा का प्रयोग हमारा कोशिका कर लेता है क्योंकि इसी ऊर्जा के लिए ये सारी क्रियाएँ हुई हैं। अब बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस के रूप में है, जिसको शरीर में रहना हानिकारक है अगर शरीर में रुकेगा तो। इसको क्या किया जाता है, यह फिर से
उसी हीमोग्लोबिन पर सवार होकर के वापस यह क्या होता है, उसी प्रक्रिया द्वारा जिधर से ऑक्सीजन आता है, उसी प्रक्रिया द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार हम लोग श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है और हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब यह जो ऊर्जा निकलता है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। अब जिसका उपयोग जलीय विघटन द्वारा हमारा कोशिका समय दर समय जब भी उसको जरूरत पड़ता है तो इसका उपयोग क्या करता है, करते रहता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कहीं न कहीं ऊर्जा निर्माण में ग्लूकोज का बहुत बड़ा योगदान था। ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण हुआ। इसलिए जैव कोशिकाओं में, है ना, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज, है ना, जो ग्लूकोज है उसको क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कोशिकीय ईंधन के नाम से आप जानते हैं ग्लूकोज को, क्योंकि कहीं न कहीं ऊर्जा का निर्माण करने में आपका ग्लूकोज ही सहायक होता है। अगर फिर से अगर श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग बात करें, अगर इसको समीकरण दिखाएँ आपको, तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। इस पे ऑक्सीजन आपका प्रवाह होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हमारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में, एंजाइम कार्य करते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, श्वसन की पूरा समीकरण हो गया, जो अभी हमने आपको समझाया। तो अगर हम श्वसन को पूर्ण रूप से व्याख्या करें और इसको परिभाषित करने का कार्य करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वसन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर इसका उपयोग ग्लूकोज को विघटन करने में होता है। अब ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जल का उत्पादन होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन संचित होता है, ऊर्जा यानी उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद संचित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से स्वतः ऑक्सीजन के माध्यम से, जहाँ से ऑक्सीजन जिस रास्ते से आ रहा होता है वहीं से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रक्रिया होता है आपका श्वसन का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में क्यों होता है, कि केवल भोजन करने से हमारे शरीर को हमारे कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा, अपितु भोजन करने के साथ साथ श्वसन की प्रक्रिया निरंतर होगी, तभी जाकर के कहीं न कहीं ऊर्जा का निर्माण होगा और उसी का ऊर्जा का प्रयोग कर हमारे शरीर का कोशिका कार्य करता है। वैसे ही अगर जैसे किसी गाड़ी में, किसी इंजन में फ्यूल नहीं होगा, है ना, ईंधन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार हमारे कोशिका को भी अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर भी कार्य नहीं करता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको श्वसन की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक बात और याद रखिएगा कि श्वसन की जो क्रिया होती है ना? जो ये श्वसन की क्रिया होती है, ये कोशिका के अंदर होती है। यानी ग्लूकोज के टूटना, क्या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? कोशिका के अंदर ही होता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा निर्माण होने का कार्य, ये कहीं न कहीं या ग्लूकोज का विखंडन होने का कार्य, ये सब कोशिका के अंदर ही होता है। इसलिए हम लोग इसे कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे कि श्वसन कितने चरणों में होता है। तो श्वसन आपके 2 अवस्थाओं में होता है ना? एक आपका हो गया अवायवीय श्वसन, अवायवीय, ठीक है? एक आपका अवायवीय श्वसन हो गया और आपका दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अब आपको एक-एक करके समझाएँगे कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है। हालाँकि शुरू में मैंने आपको बताया ही, अब इसको थोड़ा डिटेल में हम आपको समझाते हैं, अवायवीय श्वसन और
वायवीय श्वसन को। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, तो हम लोग अवायवीय श्वसन को समझते हैं। अवायवीय श्वसन में सबसे पहला बात समझिए कि यह जो होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है? और इस क्रिया में ग्लूकोज़ का पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण नहीं होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज़ आपका पायरूवेट और एटीपी के रूप में, ऊर्जा के रूप में टूटता है, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज़ का पूर्ण रूप से कहीं न कहीं ऑक्सीकरण नहीं होता है, यह आंशिक रूप से यहाँ ऑक्सीकरण हो पाता है। इसके बाद में क्या होता है समझिए, और इस क्रिया की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज़ 2 भागों में टूट जाता है, कुछ आपका पायरूवेट और कुछ आपका एटीपी की ऊर्जा के रूप में, और ऊर्जा आपका बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा जो हो गया वो पायरूवेट के रूप में ही हो जाता है, ठीक है? अब आगे क्या होता है, और यह जो आगे पायरूवेट के साथ क्या होना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह पायरूवेट क्या होता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है, जिसे किण्वन की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मैं क्या बोला कि जब अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है? और इसमें ग्लूकोज़ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं बल्कि आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज़, पायरूवेट और एटीपी ऊर्जा यानी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा के रूप में यह टूटता है। और यह पायरूवेट आगे चल कर के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्या करता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कराता है, और यह क्रियाएँ ईस्ट में होती हैं, ठीक है? ईस्ट के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा कंडीशन में क्या होता है, मनुष्य में यह क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में यह पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, यही पायरूवेट। कभी-कभी आप देखते होंगे, क्या ऐसा होता ही है बेसिकली, यदि हम कभी तेज़ दौड़ लेते हैं, अधिक तेज़ दौड़ते हैं, अधिक तेज़ी से चलते हैं, तो हमारा जो पैर है वो अधिक तेज़ी से दौड़ने की वजह से दर्द करने लग जाता है। पैरों में ऐंठन होने लग जाता है, आपका पैर का जो मांसपेशी है वो दर्द करने लग जाता है। उसका एक ही कारण है कि अवायवीय श्वसन, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं रहा होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पायरूवेट क्या करता है, पेशी कोशिकाओं में हमारे लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है? और यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन उत्पन्न करता है, ठीक है? और जो आप तीसरा कंडीशन देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये तो आप जानते हैं कि चूँकि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे। तो ये बीच वाला जो है आपका, ये वायवीय श्वसन के अंतर्गत आएगा, और क और ख ये आपके अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आएगा। तो आपने एक अच्छे से समझ में आया होगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है? और यह बेसिकली ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं बल्कि आंशिक ऑक्सीकरण करता है। इसमें ऑक्सीजन पायरूवेट और ऊर्जा में टूटते हैं, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में यह प्रक्रिया होती है, जिसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, मनुष्य में भी यह अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जब हम तेजी से दौड़ वगैरह रहे होते हैं, उस समय हमारे मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है वहाँ पे। और ऐसी कंडीशन में यह पायरूवेट क्या करता है, हमारे पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने की वजह से ही हमारा मांसपेशी, हमारा पैर कभी-कभी ऐंठने लगता है और दर्द करने लगता है। और तीसरा जो बीच में है, आपने देखा, ये तीसरा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया स्थान में होता है यह प्रक्रिया। इसलिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन के अंतर्गत रखेंगे। और वायवीय श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब दूसरा है आपका अवायवीय श्वसन। इसको आप समझिए वायवीय श्वसन को। तो वायवीय श्वसन में आपका जस्ट इसके उल्टा होगा अवायवीय श्वसन का। अवायवीय श्वसन में क्या होगा, सबसे पहला कि अवायवीय श्वसन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है? ऑक्सीजन की
उपस्थिति में होगा। दूसरा, इसमें ग्लूकोज़ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण आप लिख सकते हैं, है ना? ग्लूकोज़ का पूर्ण ऑक्सीकरण होना है यहाँ पे। तीसरा आपने देखा कि यह इस प्रक्रिया में आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में होता है, अपितु वायवीय श्वसन में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि एटीपी के रूप में संचित होता है। तो अभी तक आप आज की क्लास में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी हमने आपको बता दिया। आप चाहते हो इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। 3-4 अंतर हमने आपको बताया। आपको मैं एक बार और मैं बता देता हूँ। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो पहला अंतर यह होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा अंतर कि वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण है वो कोशिका द्रव में होता है, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अवायवीय श्वसन का पूरा कंडीशन है वो कहाँ होना है, कोशिका द्रव में ही होता है। यानी कि वायवीय श्वसन में प्रथम चरण जो होगा आपका कोशिका द्रव में होगा, ठीक है, और दूसरा चरण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में पूरा के पूरा प्रक्रिया ही कहीं न कहीं केवल और केवल कोशिका द्रव में ही होता है। तीसरा अंतर आप समझिए। तीसरा जो आपका अंतर है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी पूर्ण रूप से विखंडन होता है, पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूटता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, यानी उसका आंशिक विखंडन होता है और इसमें पायरुवेट, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। चौथा अंतर आप समझिए। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम मात्रा में उस ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से आपने वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी आपने जाना। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, आज कमेंट में आप बता सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक-एक करके लेकर के आएँगे पौधे में श्वसन, फिर जीवों में श्वसन को समझेंगे। एक-एक करके कि पौधे में श्वसन किस प्रकार से होता है, फिर जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है ना? यानी जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। ये दोनों चीज़ों को हम लोग अब अगले क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और चैप्टर समाप्ति के अंतिम दिनों में आपको पूरे साइंस का मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में आप टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, बाकी सभी सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद में आप डीएम कीजिए, वहाँ से आपको क्या होगा कि आपको आपके डीएम में डायरेक्ट जो नोट्स है उसको आपको दे दिया जाएगा। चलिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।